परिसर में पधारे सभी कलावंत, कला रसिक, शब्द साधक, शब्दों के चितेरे, उनको चाहने वाले, सराहने वाले, पसंद करने वाले और उनमें डूबने वाले सभी रसिकों का हृदय से फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूं। मैं सीधे शुभारंभ की तरफ चलने के लिए इस परिसर में आए हुए सभी साधकों को आमंत्रित करता हूं कि हमारे दीप प्रज्वलन स्थल के समीप वो पहुंचे और इस 2 दिवसीय मगर अनंत काल तक चलने वाली एक शुभ परंपरा के हम लोग साक्षी बने, सहभागी बने और प्रतीकात्मक रूप से सूर्य के ऊर्जा के अंश के रूप में एक ऊर्जा का स्रोत, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी दाह, थोड़ी सी तपन, थोड़ी सी उजास लिए हुए हम अग्नि के उस स्रोत को अपने साथ रखें और उस प्रतीक को देखें। हम दीप प्रज्वलन करके इस शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय श्री कपिल तिवारी जी को, पलाश सुरजन जी को, कृष्ण कल्पित जी को, अनुराधा सिंह जी को, हमारी आदरणीय प्रेरणा स्रोत माता जी प्रेमलता श्रीवास्तव जी को और हम सब शहरवासियों के प्रतिनिधियों के तौर पर मैं भाई जगत बहादुर सिंह जी को और आदरणीय गीता शरद तिवारी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि इस समय में इस दीप प्रज्वलन की आप लोग करके और एक नए रास्ते को और एक नई दिशा को दिखाने का काम करें। प्लीज मैं सभी से सादर निवेदन करता हूं। शिक्षण है और हम सब साक्षी बन रहे हैं इस शुभारंभ के। संस्कृति संपन्न संस्कारधानी जबलपुर के इतिहास में एक नया पृष्ठ जुड़ रहा है। सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा निवेदन है कि आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी को पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनको रूहानी तौर पर हमारे बीच में उपस्थित जाने माने मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम लोग अब शीघ्रातिशीघ्र प्रेक्षागृह के भीतर चलें और विधिवत इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आइए, सभी का स्वागत है। हेलो स्टेज पर प्रकाश व्यवस्था जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी एक कर्म प्रधान, रचना प्रधान, सुदीर्घ जीवन जी के आज से 2 वर्ष पूर्व
हमें छोड़कर चले गए थे, मगर वो एक बहुत गहरी परंपराएं छोड़कर गए हैं। व्यक्ति हाड़ मांस का बना हुआ एक शरीर होता है, या उसकी प्रधानता उसके व्यक्तित्व से होती है। जीते जी तो लोगों के बारे में बातें बहुत होती हैं। काल को जीतने वाले, काल के साथ निरंतर चलते रहने वाले शख्स वो होते हैं जिनके दिवंगत होने के बाद भी लोग उन्हें उनके सार्थक कर्मों के लिए याद करते रहे। वणिक और श्रेष्ठी वर्ग के लोग अपने विपुल पुद्गल के सामर्थ्य से यदि कृत्रिम रचना धर्मिता दिखा भी ले, पुस्तकें छपवा लें, आयोजन करवा लें, तो भी वे सारे कार्यक्रम प्रकारांतर से हमने देखा है कि निष्प्राण ही होते हैं और लंबे समय तक नहीं चल पाते। इन सभी कार्यक्रमों को, इन सभी अनुष्ठानों को और इन सभी आंदोलनों को चलने के लिए स्वतः स्फूर्त ऊर्जा होती है, जो यशस्वी व्यक्तित्व के जीवन के कृतित्व से आती है और जो उसे उसके भौतिक रूप से न होने के बाद भी चलाते रह जाती है। आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी एक ऐसी ही शख्सियत थे। इस फाउंडेशन के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में और आगे की योजनाओं के बारे में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं फाउंडेशन की अध्यक्षा आदरणीय राजलक्ष्मी त्रिपाठी जी को, जो अध्ययनवेत्ता है, विदुषी है, संरक्षिका है, बहुत सकारात्मक है और हम सब लोगों को ऊर्जा भी देती हैं और दिशा भी देती हैं। आदरणीय राजलक्ष्मी। सबसे पहले माँ भारती के चरणों में प्रणाम, समस्त उपस्थित जनों के माता पिता को प्रणाम, आपके अंदर विद्यमान ईश्वर को प्रणाम और उस सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम, उस नाम को प्रणाम जिसके कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी बेटियाँ स्वरूप प्रतीक जो हमारे बीच में है, तीनों बेटियाँ, उनकी जीवन संगनी को प्रणाम। आज उनकी उपस्थिति ने हम सबको एक साथ एक स्थान पर एक पवित्र उद्देश्य के लिए ला खड़ा किया है। ज्ञान की इस यात्रा में मैं बहुत ही नई यात्री हूँ। मैं साहित्य जगत से नहीं हूँ मूलतः, परंतु प्रयास रखता है कि आपका सानिध्य मिले और साहित्य के कुछ अंश मुझ पर भी छींटे के रूप में पड़े और मैं भी कुछ सीख सकूं। तो मैं विद्यार्थी हूँ, सीखने वाली महिला हूँ और बच्चियों का आदेश मानकर, चूँकि एक भावना हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्गली कॉमन है कि अपने पिता के प्रति जो प्रेम और सम्मान मेरे मन में है, वही इन बेटियों के मन में मैंने देखा। और जब उन्होंने मुझे ये कार्य कहा तो बहुत संकोच के साथ मैंने उसके लिए सहमति दी और ये बहुत बड़ा भार उन्होंने मुझे दिया है, जिम्मेदारी दी है। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि ईमानदारी से इस भूमिका को निर्वहन कर सकूं। मुझे स्वागत भाषण की दायित्व मिला है और मैं प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है और जो उपस्थित होने वाले हैं, उनकी अनुपस्थिति में उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं क्रमशः जो प्रत्येक साहित्य जगत के विशिष्ट दैदीप्यमान व्यक्ति हमारे बीच में आने वाले हैं, प्रयास करूँगी कि उनका नाम यहाँ से पुकार सकूँ। जो सूची मेरे पास है और जो कार्यक्रम हमारे पास है, उनको प्रत्येक को मेरा व्यक्तिगत नमन है। परम सम्माननीय माननीय श्री ज्ञान रंजन जी हमारे मध्य उपस्थित होंगे। इसके साथ ही श्री मलय जी जो कि जबलपुर से हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। श्री नरेश सक्सेना जी, श्री कृष्ण कल्पित जी, श्री कृष्णकांत चतुर्वेदी जी जो कि व्यक्तिशः तो नहीं उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ के रूप में उनकी जीवन संगिनी आदरणीय चंदा चतुर्वेदी जी हमारे बीच होंगी। श्री गीत चतुर्वेदी जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत लंबी सूची है जिसमें लोग साहित्य की इस यात्रा में हमारा साथ देंगे और इस विचार मंथन को अपने विचारों से ओत प्रोत कर कुछ नया सृजन, कुछ नया
जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, विचारों में परिवर्तन लाएगा, ऐसा सृजनित कर पाएंगे, ऐसा हमारे ईश्वर की प्रार्थना है। और जिनकी स्मरण में हम ये कार्य करने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। प्रिय अभिषेक जी ग्वालियर से, कुंदन सिंह परिहार जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष मिश्र जी दिल्ली से, 21वीं सदी की हिंदी कविता के लिए डॉक्टर स्मृति शुक्ल जबलपुर से जुड़ेंगी। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा साथ देंगे, पुस्तक चर्चा के लिए राजीव कुमार शुक्ल जी, अरुण कुमार जी, सलवटों का सरगना, यह पुस्तक है जिसके विमोचन के हम सभी साक्षी होने वाले हैं। और इसके साथ ही अनुराधा सिंह जी मुंबई से, विवेक चतुर्वेदी जी बहुत ही सक्रियता से पहले दिन से और शायद और पहले से भी वो विचारों से जुड़े हुए हैं और उनकी सक्रियता का अनुभव मैं स्वयं भी कर पा रही हूँ। यतीश कुमार जी कलकत्ता से, और इसके साथ ही हमारे साथ अरुण पांडे जी, संजय गर्ग जी, आशीष पाठक जी जबलपुर से जुड़ेंगे। और इसके साथ आशुतोष दुबे जी, बाबूशा कोहली जी, हेमंत देवलेकर जी, अंबर पांडे जी, आप सभी के साथ हमारी यह यात्रा अत्यंत सुखद होगी। फाउंडेशन की ओर से मैं आपका पुनः ससम्मान हार्दिक भावनाओं से स्वागत करती हूँ और आपकी उपस्थिति बहुत प्रेरणादायक रहे और प्लेजेंट रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। पुनः एक बार आपकी उपस्थिति के लिए, आपके विचारों के साझा करने के प्रयास के लिए, और जिनका नाम मैंने मंच से नहीं लिया है, मैं अरुण शुक्ला सर को देख पा रही हूँ, शिक्षा जगत की एक विशेष हस्ताक्षर है, और मैं क्षमा चाहूँगी जिनको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानती हूँ, उनको भी मेरा व्यक्तिगत प्रणाम है और इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत सुंदर स्मृतियाँ संजो कर जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। इस संकल्पना, इस विचार की प्रस्तुति के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आकृति श्रीवास्तव जी को कि फाउंडेशन के बारे में वे हमें अच्छे से परिचित कराएं। आकृति। तो उसको सुधारना आवश्यक है। मैं परम सम्मान के साथ, प्रणाम के साथ आपका स्वागत करती हूँ पद्मश्री श्री कपिल तिवारी जी। इनका विशिष्ट नाम लेना था, इसलिए वो मेरे विशिष्ट स्मरण के जगह में रह गया और मैं उसको पुनः यहाँ पर बोलने के लिए उपस्थित हूँ। मैं जानती हूँ जितना बड़ा उनका कद है वो मुझे क्षमा कर देंगे। अनिल कुमार श्रीवास्तव फाउंडेशन की तरफ से सभी आगंतुकों का अभिवादन। ये फाउंडेशन अस्तित्व में आया एक आह्वान की प्रतिक्रिया के स्वरूप। यह आह्वान किया था श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी ने लैंप पोस्ट के दिए के उद्गार के रूप में कुछ इस तरह कि हर जलन जी से लगा लो और मुस्काने लगो, हर तिमिर के भाल पर तुम रोशनी का माथ दो, नमन कर हर पाखुरी को प्रेम का आशीष लो, और मैं तिमिर को चीरता हूँ आओ मेरा साथ दो, मैं तिमिर को चीरता हूँ आओ मेरा साथ दो। अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है और जिनके पुण्य स्मरण में ही हो रहा है यह आयोजन, एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है कि इसके लिए इस किस्म के साहित्यिक आयोजन की क्या आवश्यकता थी। तो एक कलम का सिपाही जो बार बार कविता को अपनी माँ कहता था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे ही एक साहित्यिक आयोजन की आवश्यकता थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इस आयोजन की मात्र योजना बन रही थी, तब उसमें शामिल किसी शख्स ने हमसे कहा कि कोरोना काल के बाद आप इस तरह का आयोजन करके बहुत सारे लोगों की न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक मदद भी कर रहे हैं, तो बस उसी क्षण अपने शहर और जीवन के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए इस आयोजन का होना तय हो गया था। श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी हम 3 बेटियों के पिता। एक पिता अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, और इस सब कुछ के बीच में उन्होंने हम लोगों को एक बहुत ही छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात सिखाई। वो थी फेलोमैनशिप,
वो कहते थे यदि आप भरा हुआ पानी भी उपयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वो आप उसे वापस भर दें। ये आपका नैतिक दायित्व है, क्योंकि आपका फेलो मैन जो आपके बाद आएगा उसे भी वही पानी मिलना चाहिए जो आपको मिला। तो वो गागर आज हम समझ पाते हैं कि इस छोटी सी अवधारणा का एक आदर्श समाज बनाने में कितनी बड़ी भूमिका है, कितनी बड़ी संभावना बन जाती है। तो वो गागर जो हमें भरी मिली थी उसे हम फिर से भरने के लिए इस समाज के सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक, वैचारिक और सामाजिक उन्नति में अपनी क्षमता भर सार्थक योगदान देने के उद्देश्य के साथ इस फाउंडेशन के रूप में आपके सामने है। इस फाउंडेशन का एक और उद्देश्य है एक गुमनाम सृजक के प्रति वो सारे सृजनकर्ता जो अपनी वसीयत लिख नहीं पाए, तो ना ही उनका कोई वारिस ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए अपनी रचना के अलावा कुछ था ही कहाँ। तो वो सारे गुमनाम सृजनकर्ताओं से इस फाउंडेशन के रूप में हमारा अनुरोध है कि वे हमें अपना उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार करें। वो सृजनकर्ता जिनकी कुछ अनसुनी धुनें, कुछ सो गए चित्र, गूंगे पत्थर और मेज पर पड़ी जो किसी को समर्पित नहीं हो पाए, कुछ 100 कहानियाँ, कुछ 1000 कविताएं और वो हजारों विचार, अनगिनत विचार जिनसे दुनिया बदल सकती है, हमारी झोली में डाल दें। हम इस फाउंडेशन के रूप में इस प्रयास का वचन देते हैं कि हम उनकी अनसुनी धुनों को श्रव्य आवृत्ति देंगे, उनके चित्रों को जगा देंगे, उनके पत्थरों की आवाज़ बन जाएंगे और उनकी अपठित रचनाओं पे उनका ही नाम लिख देंगे और शायद उनके विचारों से इस दुनिया को बदल देंगे। तो वो आह्वान जो हुआ था उसका जवाब इस फाउंडेशन के तरफ से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों में कि सांध्य रवि ने कहा मेरा काम लेगा कौन, सुनकर सारा जगत रह गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने कहा नम्रता के साथ मुझसे जितना बन सकेगा मैं करूँगा नाथ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा नाथ। इसके साथ उस आह्वान को इस मंच से फिर से पुनः इस समाज की तरफ उछालती हूँ, इस फाउंडेशन की तरफ से कि मैं तिमिर को चीरता हूँ आओ मेरा साथ दो, मैं तिमिर को चीरता हूँ आओ मेरा साथ दो। धन्यवाद। कोई तो मुझे इनकी तासीर बताए। ये फाउंडेशन एक बिजना है, बुंदेलखंड के चूल्हों का पास रखा हुआ एक अनिवार्य पंखा जो ख्याल के अंगार राख के भीतर दब चुके होते हैं, तो केवल ये हिलता है और इस हवा से उस राख को झड़ा के उस अंगारे में फिर से दहक पैदा कर देता है। एक उत्प्रेरक है और एक बहुत ही सार्थक मंच इस पूरे जगत को मिलने वाला रहा है। इस फाउंडेशन को हम सब की तरफ से साधुवाद कि अपने ये अभीष्ट उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल हो, हम सब साथ में रहेंगे इनके। इसके पहले कि हम आदरणीय श्रीवास्तव जी के ऊपर बना हुआ एक चित्र देखें, हम अपने अतिथियों में से बुलाना चाहेंगे आदरणीय पलाश सुरजन जी को, जो देश बंधु समूह के संपादक हैं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कि वो इस कार्यक्रम की सार्थकता पर और उद्देश्य पर अपने विचार दें। आदरणीय श्री पलाश सुरजन जी। भाई नीतीश कुमार, अनुराधा जी और तमाम लोग, सबसे पहले मैं पूरे अलंकृति को और पूरे श्रीवास्तव परिवार को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो
इतने बड़े आयोजन की उन्होंने कल्पना की और उसको वो साकार कर पा रहे हैं। और इन दिनों ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद छोटे मोटे आयोजन करना भी बहुत मुश्किल काम है, और ऐसे वक्त में इन्होंने ये सोचा और कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। और मुझे खुशी है कि तीनों बेटियां और उनकी माताजी अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की याद में उन्होंने ये संस्था कायम की, और मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है और धीरे धीरे ये अपने उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सफल होंगे। मेरी फिर से एक बार बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहूँगा भाई जगत बहादुर सिंह अन्नू जी से कि हम शहरवासियों की जो शुभकामनाएं हैं वो हम सब की तरफ से इस फाउंडेशन को, इस पूरे समारोह को, इस पूरे परिसर को, इस पूरी भावनाओं को, उन सभी को ये अवगत कराएं। जबाली ऋषि की तपोभूमि जबालीपुरम हमारे संस्कार धनी के मध्य में बसे इस पावन स्थान में आप सभी यहाँ पर पधारे, जबलपुर के बाहर से और जबलपुर के साहित्यकार बंधु, हमारे संगीत से जुड़े हुए लोग, थिएटर से जुड़े हुए लोग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में विराजमान भगवान श्री राम को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कालजयी मतलब शाश्वत, जिसने काल को जीत लिया हो, ऐसे अनिल कुमार श्रीवास्तव जी के फाउंडेशन को बनाना और उस फाउंडेशन के एक ध्येय को लेकर आगे चलने के लिए शहर को और पूरे देश को एक रास्ता दिखाने के लिए मैं उन तीनों बेटियों को और माताजी को विशेष तौर पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पूरा संस्कारधानी आने वाले समय में इस फाउंडेशन को लेकर निश्चित तौर पर गर्व करेगा और इस बात को स्वीकार करेगा कि यह वो रेखाएं हैं, यह फाउंडेशन वो रेखा है जो हमारे शहर की, हमारे देश की भाग्य रेखा को बदलेगा, बनाएगा, बड़ी करेगा। आप लोगों ने, आदित्य भाई ने यहाँ पर बुलाया, हम लोग तो सिर्फ शहर की बनावट को ठीक कर सकते हैं, शहर को ठीक कर सकते हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं। शहर, वही बात है कि शहर तो हार्ड मास है, उसके अंदर जो जान है, उसके अंदर जो चरित्र है, उसका निर्माण तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में संस्कारधानी एक बहुत खूबसूरत हार्ड मास से बना हुआ शहर होगा और हमारा फाउंडेशन उसमें जान भरेगा, उसमें चरित्र निर्माण करेगा और शहर का मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जगत बहादुर जी ये उस बिरादरी से आते हैं जो अक्सर हम लोगों के निशाने पर रहती है। ये नुमाइंदगी की उस परंपरा में है जो लोकतंत्र में सबसे पवित्र भी है और सबसे ज़्यादा विवादास्पद भी है।
इन नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोगों के बीच में यदि संवेदना, भाव प्रवणता और वो साहित्य को समझने की सूक्ष्म समझ यदि होती है तो निस्संदेह उन इलेक्शंस की बात तो बाद में है, हम लोगों का दिल जरूर ये जीत लेते हैं सबसे पहले। और हम अपेक्षा करते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी विचारधारा के हों, इतने ही संवेदनशील हों जितने अन्नू भाई हैं। धन्यवाद अन्नू भाई। और अभी मैं अपनी 4 राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना की 4 साथी युवा छवि, दीक्षा, साक्षी और संजोली से ये निवेदन करूंगा कि वो प्रेक्षागृह के बीच में पहुंचे और हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं उनका हम सब की तरफ से गुलाब के फूल की कोमल भावनाओं के रूप में उनका स्वागत करें। मैं यहाँ से नाम ले रहा हूँ, संभवतः कुछ की अभी शारीरिक रूप से उपस्थिति हमारे बीच में ना हो। आदरणीय श्री कपिल तिवारी जी, कृष्ण कल्पित जी, आशुतोष दुबे जी, राजेंद्र दानी जी, मेरा ख्याल है दादा दिख नहीं रहे हैं यहां पर, तरुण भटनागर जी हमारे साथ हैं, आदरणीय अनुराधा सिंह जी, आदरणीय गीत चतुर्वेदी जी, आशीष मिश्र जी, अरुण कुमार जी, राजीव शुक्ला जी, दादा आदरणीय कुंदन सिंह परिहार जी, उनका सत्र भी प्रारंभ होने वाला है, मुझे लगा दादा आ चुके होंगे, श्री दिनेश चौधरी जी, स्मृति शुक्ला जी, यतीश कुमार जी, अंबर पांडे जी, प्रिय अभिषेक जी, आदरणीय नरेश सक्सेना जी संभवतः अभी विश्राम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय ज्ञान रंजन जी भी अगले किसी सत्र में आएंगे, अरुण पांडे जी, आशीष पाठक, संजय गर्ग और कुछ अन्य नाम और हैं जो शायद मुझसे छूट गए हों, मैं क्षमा चाहता हूं उनके लिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज हम लोगों की तरफ से गीता दे दिए, आदरणीय गीता शरद तिवारी जी को ये पुष्प दें और जगत बहादुर सिंह अन्नू जी को किसी भी शहर का जो समुदाय होता है वो कलावंत, कला बंधु, कला रसिक लोगों से ज्यादा जागृत होता है। वही एक तरह से नींव होते हैं जो इस पूरी इमारत को अपने ऊपर संभाले रहते हैं।
भाई अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा बच्चियों से कि अभिजात जी के पास आदरणीय पलाश सुरजन जी, और अब हम चलते हैं उस वीडियो फिल्म की तरफ जो हम लोगों ने बड़ी मेहनत से तैयार की है, उनके जीवन, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व पर। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरा किसी भी गुलाब से कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं अपेक्षा नहीं करूंगा किसी की नीलम आंखों के कोरे कागज पढ़ने की, ना ही खुशियां जो सिर्फ मेरी रहेंगी खरीदी जाएंगी मुझसे आंसू के बदले। तब मेरा अपनत्व किन्हीं शर्तों पर नहीं चढ़ाया जाएगा। सच, मुझे जाना ही होगा आत्म से अनात्म की ओर। तो मृत्यु आओ, मुझे अंगीकार करो। मैंने सुना है और मुझे विश्वास भी है कि मौत तुम किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती। जिंदगी की तरह तुम मुझे नहीं ठुकराना। ओ मेरी मृत्यु, तुम मुझे नहीं ठुकराना। उन्होंने लिखा है कहीं, और जब कहानी अभी खत्म नहीं हुई तो वो कहीं से भी स्टार्ट ले सकती है। तो ये कहानी स्टार्ट ले सकती है उस तारीख से जब उनका जन्म हुआ, या उस तारीख से भी जब पहली बार आंखें खोलकर अपनी अतरंगी सोच के साथ इस दुनिया को उन्होंने देखना और समझना शुरू किया, या उस तारीख से जब कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, या उस तारीख से जब बचपन की बेतहाशा बदमाशियों को एकदम से छोड़कर जिम्मेदारी के भार को अपने कांधों पर उठा लिया, या उस तारीख से जब नौकरी छोड़ व्यापार को चुना और व्यापार उन्हें फर्श से अर्श पर ले गया, या उस तारीख से जब वही व्यापार अर्श से फिर वापस फर्श तक ले आया, या फिर उस तारीख से जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ किसी और, शायद अपने मन की ही किसी दुनिया में अपना ठिकाना किया। ये कहानी किसी भी तारीख से शुरू हो, एक बात हर जगह एक सी थी। वो ये कि इस कहानी की भाषा कविता थी, जो कहानी के अंतस के सारे भावों को बोलती रही। ठहाके भी और क्रंदन भी, आस भी और पीड़ा भी, विश्वास भी और धोखा भी, विद्रोह भी और वैराग्य भी, जन्म भी और मृत्यु भी। अनिल श्रीवास्तव यानी 60 के दशक का एक ऐसा नाम जो नगर के युवा साहित्यकारों में एक क्रांतिकारी छवि लेके सामने आए थे। मैं उनसे बहुत छोटा था, उस समय हाई स्कूल में पढ़ता था, तो इसलिए उनकी कविता समझने की समझ तो मुझ में नहीं थी, किंतु चूँकि पिताजी उन्हें पुत्रवत मानते थे और वे पिताजी के पास लगभग नियमित रूप से आते थे, रचनाएं लिखते थे तो वो सुनाते थे। उन रचनाओं पर पिताजी की और लोगों की प्रतिक्रियाएं मैं देखता था, और जिस तरह से अन्य लोग प्रभावित होते थे, मैं भी उनसे बहुत अधिक प्रभावित तो होता ही था। मेरे लिए एक बड़े भाई के रूप में थे। उनके कविता पढ़ने का ढंग सबसे बिल्कुल अलग था, और जब वो कविता पढ़ते थे तो उनके भीतर का आक्रोश साफ झलकता था। न केवल आक्रोश झलकता था
वरन उनकी भावभंगिमा से और जितना कुछ मैं समझ पाता था उसके हिसाब से आज मैं कह सकता हूँ कि वे एक नए समाज के निर्माण की बात सोचा करते थे। उनकी कविताओं में एक नए समाज के निर्माण की बात हुआ करती थी। उनकी कविताओं में मानवीयता की बात हुआ करती थी, मानवीय मूल्यों की बात हुआ करती थी और वे एक मूल्य आधारित समाज की संरचना के पक्षधर थे। बात उसी समय की है। नगर के एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक महोदय ने नगर के एक वरिष्ठ साहित्यकार का कुछ अपमान कर दिया। चूँकि ये सारे के सारे युवा थे तो ये युवा उनके उस अपमान को स्वीकार न कर सके और परिणाम ये हुआ कि ये विद्रोही बनकर उनके विरुद्ध खड़े हो गए और एक तरुण साहित्यकार मोर्चे का गठन हो गया। तरुण साहित्यकार मोर्चे में अनिल श्रीवास्तव जी के अतिरिक्त नगर के अन्य साहित्यकार जैसे कांता तिवारी, राज मोहन, शशि इत्यादि शामिल थे और उस समय की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था जबलपुर साहित्य संघ के चुनाव घोषित हुए। उन चुनावों में 2 पैनल बने, एक उन संपादक महोदय का और दूसरा ये तरुण साहित्यकारों का। तरुण साहित्यकारों के इस मोर्चे का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद प्रसाद तिवारी कर रहे थे और वहाँ पंडित श्रीवाल पांडे और अन्य लोग थे। यह चुनाव नगर में एक ऐतिहासिक चुनाव था क्योंकि यह चुनाव किसी विधानसभा के चुनाव से अधिक प्रखर तरीके से लड़ा गया था और इसमें केवल राजनीति नहीं थी वरन साहित्यिक प्रतिस्पर्धा तो कहना उचित नहीं होगा, साहित्यिक संघर्ष था और साहित्यिक संघर्ष था अस्मिता का, साहित्यिक प्रतिष्ठा का। और उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में अनिल श्रीवास्तव जी प्रचार मंत्री के रूप में लड़ रहे थे। इनकी मुखरता और इनकी प्रखरता उस मोर्चे में एक अपना अलग महत्व रखती थी और ये मोर्चा जीता। मैं अनिल श्रीवास्तव जी को बहुत सम्मान देता था, उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में मानता था और आज भी वे मेरे दिल में एक अमिट छाप रखते हैं। तुम्हारी जो माता की पूजा का मधुपन घट पहला है, उससे ही संस्कृत की साड़ी का आंचल वो पहला है, रंग भी सुनहला है। लाओ तो जगवाले वो पन्ने फाड़ दूँ, वे अक्षर नींव से उखाड़ दूँ। इस बूढ़ी माता की जर्जर नाहों से, कातर निगाहों से रच दूँ मैंने वेद नवीन के बेटों के। अनिल तुम्हारी त्रिवेणी भरती रहे उड़ान, अनिल तुम्हारी त्रिवेणी भरती रहे उड़ान, संघर्षों के शूरमा बनी रहे पहचान। तेरा जाना खल गया, तेरा जाना खल गया सच गुदड़ी के लाल। अनिल भाई के प्रति भावभरी श्रद्धांजलि और फिर उनकी त्रिवेणी अनुकृति, आकृति और अलंकृति को नमन। एक समय था अनिल भाई के साथ का, वो दिन थे जब मिलन का इस शहर में परपराटा था। मिलन के साहित्य विभाग के संयोजक के रूप में उनने नगर में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम घूम घूम कर जमकर गोष्ठियां की और संस्था की प्रसिद्धि में मनसा वाचा कर्मणा से योगदान दिया। उनकी प्रतिभा को परख कर उन्हें सह सचिव बनाया गया। सह सचिव बनने के बाद उनने दूने जोश और खरोश के साथ
अपनी क्षमता का परिचय दिया और संस्था को उच्चता के शिखर पर समृद्ध करने में सहायक हुए। जहाँ तक अनिल भाई की कविता का प्रश्न है, उनकी अधिकांश कविताएं लोगों के सर के ऊपर से जाती हैं। समझने में खोपड़िया खपाना पड़ती है। कभी कभी तो जब वे गोष्ठियों पढ़ते थे तो लोग कह दिया करते थे कि इसे आप समझा दीजिए, और अनिल भाई समझाते थे, तब वाह वाह होती है। राही हैं, मस्ताने शाही हैं, टांगे हैं, मोटर हैं, रिक्शे हैं, बग्घी हैं, चहल पहल हलचल है, खलबल है। पर देखो बाजू किनारे से, पुल के सहारे से हिलता सा पत्थर है, कैसा वह थर थर है। नहीं नहीं, चिथड़ों की गठरी है, भीतर एक ठठरी है, और कुछ भी है पास नहीं, खाने को घास नहीं, रुकती भी सांस नहीं। कैसी मजबूरी है या कोई दूरी है। पुरानी बातें हो चुकी हैं, याददाश्त में फिर भी उनका अस्तित्व भी पूरी तरह से बना हुआ है। कारण बहुत छोटा भी है और जिसे बड़ा माना जा सकता है आज के ज़माने में। अनिल श्रीवास्तव एक ऐसे कवि थे जिनके बारे में इस दौर में उपयोगिता पहले से कहीं ज़्यादा हो रही है। आदमियत के धनी, आत्मीयता के साथ आम आदमी के संदर्भों को, सिलसिले को, कठिनाइयों को वो महसूस खुद करते थे, और उसके बाद जो कुछ सामने आता था वो सामाजिक संदर्भों में, सरोकारों में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। साधारण परिवार से असाधारण व्यक्ति निकला। अनिल श्रीवास्तव के नाम से पहचान हुई, लेकिन उनकी पहचान इस सब के अलावा एक बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति के रूप में बनी और लगातार बनी रही, जिसने कभी समझौता नहीं किया। लाख मुश्किलों के बावजूद वो समझौते के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। अनिल श्रीवास्तव का मतलब है एक ऐसे शख्स, ऐसी अहमियत का जाना जिसकी पूर्ति कठिन ही होती है इस जमाने में। साहित्य से लगाव पेशेवर नहीं था, हालातों ने उन्हें इस विधा में आने लिखने के लिए शायद अंदर से ही विवश किया था। उनकी आत्मा बहुत साफ थी, जो कुछ अनुभव करते थे उसे अंकित करने में संकोच नहीं करते थे। आदमियत की कवि थे और उसी प्रकार के आदमी वो खुद थे। आज मैं ऐसे कवि के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक अलग राह चुनी और कविता के क्षेत्र में एक नया प्रभाव संस्कारधानी पर छोड़ा। वो हैं मेरे आत्मीय मित्र अनिल श्रीवास्तव जी। उस समय जब इनकी रचना मैंने सुनी तो देखा कि कविता तो अतुकांत है, मुझे याद नहीं वो कौन सी कविता थी, लेकिन वो कविता अतुकांत थी, लेकिन उसमें प्रवाह था। आपको बताएं कि जैसे काव्य में, कविता में, गीत में जो प्रवाह होता है, जिसके कारण हम एक संगीतबद्ध हम करते हैं गीत को, ठीक उसी तरह का प्रवाह उनकी कविता में था। हालांकि वो अतुकांत थी, उसमें कोई तुक नहीं था कहीं पे भी। तो मुझे उनकी वो रचना ने प्रभावित किया, उनके विचारों ने प्रभावित किया
लेकिन तब मैंने गौर किया कि जबलपुर में 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक राजेंद्र तिवारी ऋषि जो 3 बार डीन रहे यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग के, और ये थे, दोनों अतुकांत कविताएं लिखते थे जबलपुर में उस समय, और उस बाकी जो गीतकार थे वो तो गीत लिखते थे। और अनिल भाई की रचनाओं को मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक मैंने समझा है, उसमें करुणा अधिक थी। वो जब वो बोलते थे तो बड़ी सजगता से, बड़े विभोर होकर के वो बात कहते थे। जो बात वो कहना चाहते थे वो भीतर से वो बात उनके शब्दों में निकलती थी, वो भाव निकलते थे। जब ऐसा देखा गया कि जो भी कवि और कविता पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनके इसमें जो भाव होते, भाव के अनुकूल वो रचनाओं का पाठ नहीं करते, वो कविता में बस जोड़ते जाते हैं। और जो चमत्कार उन्होंने जो लिखा गीत में या जो कुछ भी कहा, वो चमत्कारिक बात करते हैं, लेकिन भाव नहीं आते थे। इसमें विशेष बात ये थी कि ये इनके मन में ये जो भी रचना प्रस्तुत करते थे उसमें भीतर से एक भाव निकलता था, करुणा का भाव। अगर करुणा की रचना है तो करुणा का भाव, व्यंग्य की रचना है तो व्यंग्य का भाव, वो में देखने को मिलता था। और बड़ा सादगीपूर्ण चेहरा, बहुत शांत चेहरा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करना, एक दूसरे से मिलकर के रहना, और बड़ी आत्मीयता से मिलना। अगर कोई व्यक्ति एक बार उनसे मिल लेता था तो लगता था कि किसी व्यक्ति से मिले, फिर वो उसको दोबारा भूलता नहीं था। और ऐसे ही उनकी भी मेमोरी थी, वो किसी से एक बार मिल लेते थे तो उनको याद रहता कि मैं किसी से मिला हूँ। तो इस तरह की बातें उनमें थी। और ये जो बातें हुई, तो इन बातों के दौर में मैं कुछ दोनों की स्थिति ऐसी आई कि मैं अपने संगीत के क्षेत्र में ज़्यादा निकल गया। मेरे साथ अपने जीवन की कुछ परेशानी इतनी थी, कुछ संकल्प था, वो संकल्प को लेकर मैं चल रहा था। शास्त्रीय संगीत छोड़ के लोक संगीत के क्षेत्र में चला गया, और ये कुछ अंतराल के बाद ये हमारे बीच से चले गए। और कहाँ गए कुछ नहीं। जब एक बार क्या हुआ कि नई दुनिया के इसी कार्यक्रम में रिपोर्टर के रूप में मैंने अनुकृति को से मुलाकात हुई, तो इन्होंने अपना परिचय, अब कौन सा कार्यक्रम था मुझे याद नहीं, लेकिन इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अनिल जी की सुपुत्री हूँ। तो तब से जब मैं मुलाकात इनसे होती रही, तब तक मैं उनसे चर्चा करता रहा। मुझे नहीं पता कि अचानक असमय, मैं तो असमय कहूँगा क्योंकि जब मैं हूँ तो मेरे साथ उन्हें रहना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन वो मेमोरी सिर्फ इसलिए मुझे याद है कि वो एक बहुत सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, और उनका सोच, उनका चिंतन अपूर्व था। तत्कालीन कवियों में जहाँ गीतों के माध्यम से लोग छाए हुए थे, वहाँ उन्होंने अपना इतना प्रभाव छोड़ा कविताओं के माध्यम से कि लोगों ने गीत छोड़ करके और अतुकांत रचनाएं शुरू की थी। हम जहाँ चल दिए बस वहीं राह है, हम जहाँ रुक गए हैं वहीं मंजिलें। इस यल ध्वनि के साथ प्रारंभ करते हैं शब्दोत्सव। एक वर्ण या वर्ण और मात्राओं का सार्थक समूह की ध्वनि के मेल से बनते हैं शब्द। कभी न मिटने वाले अक्षर लिखे होते हैं मगर ध्वनि उनमें नहीं होती, पढ़ा उन्हें जा सकता है। शब्द ज्यादा व्यापक है, जो निरक्षर था वो भी बोल सकता था, उच्चारण कर सकता था। शब्द को हमने ब्रह्म कहा है, और आज इस शब्द की साधना, इसके प्रति स्नेह, इसके प्रति समर्पण, कहीं ना कहीं हम ब्रह्म को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे विचारक, विशेषज्ञ, चितेरे मौजूद हैं। इन सब के साथ हम लोग चलते हैं शब्द यात्रा में। आइए, आपका स्वागत है। कविता पोस्टर की एक प्रदर्शनी प्रांगण में लगी हुई है, वहां पर उस प्रदर्शनी का हम लोग मिलकर अवलोकन करते हैं। और 1 बजे से हमारा पहला सत्र जो व्यंग का है वो हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए उस परिसर में चलते हैं और कविता पोस्टर्स का आनंद लेते हैं। धन्यवाद।
सुमित्र जी से डॉक्टर राजकुमार जी से। हाँ कई बार नहीं और भी भर गई ना। हाँ चलिए मैं फ्री होकर हाँ ठीक है।